नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वर्चस्व का 12वां अध्याय, पुनः कवायद। सुबह 11 बजे एसएसपी अरुण कुमार के यहाँ सभी टीमें इकट्ठा हुई। एसएसपी ने पहले यह पूछा, क्या डेवलपमेंट है? उम्मीद है कि आप लोगों ने नए सिरे से अच्छे स्रोत और मुखबिर ढूंढ लिए होंगे। आनंद पांडे के मरने के बाद अब सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक बात और, श्री प्रकाश बहुत चालाक है। आनंद पांडे के जाने के बाद जरूर कोई न कोई उसके ग्रुप में आया होगा। यह सूचना अभी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। वैसे तो हम लोग प्रतिदिन शाम को इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज सवेरे इकट्ठा होने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज अखबारों में व्यापार मंडल के कल के बड़े प्रदर्शन की खबर प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई है। डीजीपी ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है। सभी को 12 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे मेरे साथ डीजी के यहाँ चलें। बाकी लोग फील्ड में निकलें और अपने स्रोतों से संपर्क करें और लोकेशन लेने व अन्य जानकारियां इकट्ठी करें। सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे को लेकर मैं डीजी के यहाँ जा रहा हूं। गाड़ी में बैठकर एसएसपी के साथ बाकी दोनों अधिकारी डीजीपी के यहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर डीजी के कमरे में प्रतीक्षा करने के बाद तीनों अधिकारी भीतर बुलाए गए। तीनों को देखते ही डीजीपी ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों को एक सूचना सत्यापित करने के लिए भेज दिया है। आप शाम को समय दे दें तो उनको भी लेकर आ जाऊंगा, अरुण कुमार ने कहा। चलिए, आप ही लोगों के किस्से कहानियां सुन लेता हूं। वैसे सभी लोगों को साथ लेकर आना चाहिए था, अरुण कुमार को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा। एसएसपी साहब, अब पब्लिक और सारे व्यापारी सड़क पर आ गए हैं और 2 घंटे तक हजरतगंज चौराहा जाम करके रखा है। ऊपर कितनी नाराजगी व्यक्त की गई, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपसे जब भी प्रगति के बारे में पूछा जाता है, आप कोई ना कोई किस्सा बता देते हैं, डीजीपी बोले। एसएसपी भी तल्ख हो गए और बोले, सर, आपको लगता होगा कि हम खाली बैठे हुए हैं। हम किस्सा कहानी सुना रहे होते तो आनंद पांडे दिल्ली में मारा नहीं जाता। उसकी AK-47 और 2 पिस्टल बरामद करके श्री प्रकाश की फायर पावर भी कम की गई है। पुलिस के दबाव से ही वह लगातार भाग रहा है। 17 फरवरी 1998 के बाद कोई घटना लखनऊ में नहीं हुई है। हम उसके हर संभावित जगहों पर बड़ी रेड कर चुके हैं। हमारी सूचना के मुताबिक वह नेपाल भाग गया है। सर, इस तरह से बात करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? हम उन अधिकारियों को साथ लाए हैं जो शायद ही 2-3 घंटे सो पाते होंगे। अब मोबाइल का चलन बहुत हो गया है। मोबाइल पर भी सूचनाएं सीधे आने लगी हैं। किसी भी सूचना को सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे मिस नहीं करते। हर हाल में सूचना का सत्यापन कराया जाता है। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं या किस्सा कहानी सुना रहे हैं तो सर, हमें हटा दीजिए। सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे हक्का बक्का रह गए। अरुण कुमार अपनी जगह से खड़े हो गए। डीजीपी ने कहा, अरे, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमसे भी तो पूछा जाता है। तुम लोग जो भी बताते हो वही मैं ऊपर बता देता हूं। और राजनीतिक व्यक्ति तो हमेशा यही कहता है कि हमें किससे कहानी से मतलब नहीं है। कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह बताइए। कल व्यापारियों के प्रदर्शन को लेकर सरकार में बहुत ज्यादा नाराजगी है। जिस घटना पर इन लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन और जाम किया था, कारण वह नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि श्री प्रकाश ने व्यापारियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। लखनऊ के व्यापारी राजनीतिक व्यक्तियों के बहुत नजदीक से जुड़े रहते हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों न हो। यह बात धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगी है कि श्री प्रकाश बड़े व्यापारियों को धमकाकर उनसे लंबी लंबी रकम वसूल रहा है। यह वही आक्रोश है जो कल हजरतगंज में दिखाई दे रहा था। व्यापारियों का यह आक्रोश जिस तरह से सड़क पर आया है, यह सामान्य घटना नहीं है।
अगर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई दूसरी घटना हो गई तो व्यापारी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे और सरकार को व्यापारियों की नाराजगी हमेशा भारी पड़ती है, सरकार चाहे जिसकी भी हो। मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम लोग इसकी गंभीरता को समझ सको। व्यापारियों के बीच अपने आदमी लगाइए और यह जानने का प्रयास करिए कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात है कि व्यापारी इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए। जिस व्यापारी की हत्या आलमबाग में हुई है वह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारण था। आलमबाग के व्यापारियों ने न तो सड़क जाम की, न कोई धरना प्रदर्शन किया। वहां सभी को यह जानकारी है कि वह घटना व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई थी। फिर आखिर यहीं विधानसभा के नीचे हजरतगंज चौराहे पर इतना बड़ा प्रदर्शन और जाम कैसे हो गया? इस बात को टीम के हर सदस्य को जाकर समझाइए और 2-3 दिन में हर हाल में यह जानकारी हो जाए कि व्यापारियों की इस नाराजगी का क्या कारण है। इतना कहकर डीजीपी ने सबको उठने का इशारा किया और तीनों लोग डीजीपी के कक्ष से बाहर आ गए। बाहर निकलते ही राजेश पांडे ने अरुण कुमार से पूछा, सर आप इतना नाराज क्यों हो गए थे? अरुण कुमार ने कहा, तुम लोग पहली बार डीजी के सामने आए हो। मैं हर रोज ऐसी ही बातें सुनकर परेशान हो गया हूं। मैंने यह सोचा था कि आनंद पांडे के एनकाउंटर को लेकर तुम लोगों को शाबाशी देंगे और टीम का हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन फिर वही बात शुरू हो गई जो मुझसे रोज की जाती है। मैं भी गुस्से में जो कह गया मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह बात करते करते एसएसपी साहब अपने कार्यालय पहुंच गए। सत्येंद्रवीर सिंह और राजेश पांडे को वहीं उतार दिया और कहा, पूरी टीम को बुलाकर डीजी ने जो बात कही है सबको अच्छे से समझाइए, लेकिन एक बात और कहूंगा कि डीजी की बात में दम है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना बनिया अपने 1 मिनट का भी नुकसान नहीं कर सकता। 4 घंटे दुकान बंद करके सड़क पर बड़े बनिए अगर आ गए हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। हम लोग शाम को मिलेंगे। राकेश मणि त्रिपाठी ने रात 8 बजे जिस नंबर से लाला की कुंडली निकालने के लिए संपर्क किया था उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश मणि ने एक एसएमएस बनाकर डाल दिया, भैया कुछ जरूरी बात करनी थी। 15 मिनट बाद ही श्री प्रकाश का फोन आ गया। बोल रे। राकेश मणि ने कहा, भैया आज अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोला। हिंदी के सभी अखबारों में यही है। कल इन बनियों ने पूरा हजरतगंज चौराहा जाम कर दिया था और शहर के सभी बाजार बंद थे। कंछल का बयान छपा है कि व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिखने दो, जो मर्जी हो छापे, अखबारों में छपने से हम ही लोगों का फायदा होगा। अब ये आसानी से पैसा दे देंगे। जी भैया, बात तो आपकी सही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि लाला ने ये पैसे देने वाली बात कहीं न कहीं बताई जरूर होगी, नहीं तो यह बात वहां तक कैसे आती। धरना प्रदर्शन तो आलमबाग के एक व्यापारी की हत्या पर विरोध प्रकट करने के लिए किया गया था, फिर ये वसूली की बात कहाँ से आई? कंछल ने यह भी धमकी दी है कि यदि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे प्रदेश का बाजार बंद कराएगा। कराने दो, अपने लिए यह अच्छा ही है। हाँ ठीक है भैया। श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। अगले दिन के अखबारों में डीजी के यहाँ एसएसपी और दोनों अधिकारियों की मीटिंग के बारे में फिर फ्रंट पेज पर छपा कि डीजीपी ने एसपी सिटी और सीओ केसरबाग के पेंच कसे। डीजी के एक बयान का उल्लेख भी किया गया कि अगर जल्द ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीजीपी की नाराजगी की बात सभी अखबारों में छपी। राजेश पांडे ने एसएसपी से पूछा, सर यह बात अखबार वालों तक कैसे पहुंची? अरुण कुमार ने कहा, मैंने भी सुबह सुबह पता कर लिया है। शायद डीजीपी साहब ने ही किसी प्रेस वाले से जिक्र कर दिया था।
और इन लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर उसे छाप दिया। उसी दिन लगभग 7:30 बजे श्री प्रकाश का फोन राकेश मणि के पास आया। आज अखबारों में क्या छपा है? आज सभी अखबारों में छपा है कि डीजीपी ने अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे को बहुत धमकाया है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैया, कल शाम से ही पूरे जिले में बड़ी तगड़ी चेकिंग हो रही है। हर चौराहे पर पुलिस पैदल जाने वालों को भी रोक रही है और उनकी तलाशी ले रही है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। भैया, आप तो बहुत दूर बैठे हो। ये लाला बहुत हरामी है। हो सकता है वो उनके बारे में बता दे जिनको मैंने लाला से लेकर पैसे दिए थे। फिर पुलिस हमारे घर तक पहुंच जाएगी। घर वाले बहुत नाराज होंगे। राकेश मणि ने बताया। अबे साले, अभी तो तुम असलहे मांग रहे थे और इतने बड़े फट्टू हो, यह मैं नहीं जानता था। पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच सकती। हाँ, नृपेंद्र पांडे तक पुलिस पहुंच सकती है क्योंकि उसको हजरतगंज में बहुत लोग जानते हैं। मैंने उसको गलत भेजा था। जल्दबाजी में कोई आदमी नजर नहीं आया, इसीलिए उसको भेज दिया था। तुम्हारे बारे में उसे कुछ पता नहीं है। तुम परेशान मत हो। ऐसा करो कि अभी 2-3 दिन रुककर कंछल की कुंडली निकालेंगे। पहले इसी को ठीक करूंगा, बाकी सबको बाद में ठीक करूंगा, श्री प्रकाश ने कहा। अगले दिन सवेरे सवेरे राकेश मणि को श्री प्रकाश ने फोन किया। अभी तुम कहीं नहीं निकलना, कमरे पर ही रहो। कोई कुंडली निकालनी होगी तो मैं बताऊंगा। उसके तुरंत बाद वीरेंद्र शुक्ला को फोन करके बताया, एक काम बताऊं, डरोगे तो नहीं? भैया, इसमें डरने की क्या बात है? आप जो काम बताएंगे वो करूंगा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी। लखनऊ का एक व्यापारी नेता है, बनवारी लाल कंछल। उसकी कुंडली निकालनी है। जी भैया, 2 दिन से अखबारों में इसका नाम निकल रहा है। उसके साथ आपका भी नाम है, वीरेंद्र शुक्ला बोला। अच्छे से कुंडली निकालो, चाहे 4-6 दिन लग जाएं। मैं परसों एक बार फोन करके पूछ लूंगा, श्री प्रकाश ने कहा। एक दिन बाद श्री प्रकाश ने फिर वीरेंद्र को फोन किया और उससे पूछा, क्या हुआ? कुंडली निकल गई उसकी कि अभी बाकी है? वीरेंद्र ने कहा, भैया सब हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। कल शाम को फोन कर लीजिएगा, पूरी कुंडली बता दूंगा। इस बीच श्री प्रकाश ने और लोगों के बारे में जो जानकारी मांगी थी उसमें सोलोमन एंड सोलोमन मेडिकल एजेंसी के मालिक के रस्तोगी की कुंडली भी थी। श्री प्रकाश ने रस्तोगी की सारी सूचना सुन ली और सामने रखे एक अखबार पर सब नोट कर लिया। अखबार में जितनी दूर तक लिखा था उतना हिस्सा फाड़कर उसने पर्स में डाल लिया। अगले दिन शाम को उसने वीरेंद्र शुक्ला को फोन किया। क्या हुआ? कंछल की कुंडली मिली? जी भैया, मैं शाम से ही आपके फोन का इंतजार कर रहा था। उसकी पूरी कुंडली निकाल ली है, वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र उसकी सवेरे से दिनचर्या श्री प्रकाश को बताने लगा कि कहाँ गए, किस गाड़ी से गए, गाड़ी में कितने लोग थे, कैसा कपड़ा पहना था, किस किस ऑफिस में गए, किस बाजार में गए, कितनी मीटिंगें की, आदि। जब सब बता चुका तो श्री प्रकाश ने पूछा, साथ में राहु केतु कितने हैं? भैया, बड़े असलहे वाले तो नहीं दिखे। छोटा असलहा कौन लगाया है ये पता नहीं लग पाया। कल और कायदे से देख लो, अंदाजा लगाकर बताओ कि जो उसकी गाड़ी में बैठते हैं उनमें से किन किन के पास छोटा असलहा है और ठीक पीछे वाली गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं, उनके पास क्या क्या असलहा है। चाल ढाल से अंदाजा लग जाएगा कि किस किसने कमर में लगा रखी है। ठीक है भैया, कल जरूर बता दूंगा, वीरेंद्र ने कहा। अगले दिन जब श्री प्रकाश ने फिर फोन किया तो वीरेंद्र ने बताया, भैया आज तो उसके साथ एक गनर भी था जो स्टेन गन लिए हुए था। सफारी में पीछे 2-4 लोग बैठे थे। पीछे उनमें से एक छोटी उम्र का लड़का था
ऐसा लग रहा था कि उसके पास भी कोई लाइसेंसी असलहा है। पीछे की गाड़ी में भी 2 लोगों के पास असलहे लग रहे थे। ये बनिए सब तो पहली गोली में ही भाग जाएंगे, असलहे पर हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। गनर को देखना पड़ेगा। चलो, तुमने अच्छा काम किया है। ठीक है, श्री प्रकाश ने शाबाशी देते हुए कहा। वीरेंद्र ने बता दिया था कि कंचल रात 10 बजे से पहले अपने घर नहीं लौटता है। तो दोस्तों, ये था श्री राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 12वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।